हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आपका चैप्टर चल रहा था जीवों में श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर में आपका ये जो चैप्टर है जीवों में श्वसन, इस चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए गए हैं, है ना। तो जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अब आपको लास्ट में क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जैसा कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपको बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है और ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर भी सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। प्रश्न क्या है, कोई धावक यानी कि कोई रेस लगाने वाला बच्चा या कोई रेस लगाने वाला, जिसको रनर हम कहते हैं, या दौड़ने वाला धावक जो होता है, जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, दौड़ के समाप्त होने पर भी सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। मतलब सामान्य तौर पर जैसी गहरी सांस ली जाती है उससे भी ज़्यादा जल्दी जल्दी और तेज़ी से गहरी सांसें लेता है, ऐसा क्यों होता है। सभी बच्चों को प्रश्न अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ये है आपका पाठ 10, जीवों में श्वसन, क्लास 7th। क्लास 7th है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। प्रश्न सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और उसका उत्तर भी लिखेंगे। एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है क्योंकि दौड़ लगाने से उसकी पेशियों में अधिक काम किया। प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। उत्तर लिखेंगे, एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है क्योंकि दौड़ लगाने से उसकी पेशियों ने अधिक काम किया। पूर्ण विराम। ऐसा करने के लिए वो सामान्य से अधिक कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन की प्राप्ति से भोजन का विखंडन होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको प्रश्न संख्या 1 और उसका उत्तर दोनों ही आपको नोट करना है। प्रश्न क्या देखा बच्चों आप सभी ने, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। उत्तर में देखा आप सभी ने, एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है क्योंकि दौड़ लगाने से, रेस लगाने से उसकी पेशियों यानी मसल्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, अधिक काम किया। ऐसा करने के लिए वो सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें लेता है ताकि उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन की प्राप्ति से भोजन का विखंडन होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो गहरी सांसें लेने का रीज़न क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी कोशिकाओं तक करवाना। ठीक है, तो ये प्रश्न और इसका उत्तर सभी बच्चे नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे सभी बच्चे, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। बहुत ब्रीफ में सब बच्चों को मैंने ये समझाया था, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको कॉन्सेप्ट कराते समय मैंने असमानताएं और अंतर करवाया भी था। अब आपको उसको क्वेश्चन के रूप में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको भी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। उत्तर में लिखेंगे समानता, समानता लिखेंगे,
यानी क्या सिमिलैरिटी है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में। दोनों में यानी दोनों प्रकार के श्वसन में भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या है? दोनों प्रकार के श्वसन में भोजन के ही विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंतर वायवीय श्वसन में क्या लिखेंगे? अंतर क्या है? वायवीय श्वसन में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है। पॉइंट नंबर 1, इसके अंत उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज्यादा समय लगता है। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। पॉइंट नंबर 4, और उदाहरण है पौधों और जंतुओं में होती है क्या? वायवीय श्वसन। क्या? वायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन में लिखेंगे, ये आपका अवायवीय श्वसन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव है। इसके लास्ट प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, अंतिम उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल हो सकते हैं। ऊर्जा जल्दी उत्पन्न होती है लेकिन कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और बैक्टीरिया, उदाहरण इसका क्या है? बैक्टीरिया, पेशी कोशिकाएं और बैक्टीरिया या पेशी कोशिकाएं। तो अब बैक्टीरिया में क्या है? देखो 2 प्रकार की होती हैं। बैक्टीरिया आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में होता है। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लेंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर लिखना है आपको। इसको आप मार्जिन देके भी लिख सकते हैं। आप बीच में एक लाइन खींच लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ लिख सकते हैं अवायवीय श्वसन, और एक तरफ आप समानताएं लिखेंगे, एक तरफ आप अंतर लिखेंगे। समानताओं में लिखिए दोनों प्रकार के श्वसन में, अवायवीय और वायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे अंतर वाले कॉलम में, वायवीय श्वसन में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इसके अंत उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज्यादा समय लगता है और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें? वायवीय श्वसन वाले कॉलम में लिखना है आपको। एग्जाम्पल के लिए लिखना है आपको पौधे और जंतु। अवायवीय श्वसन के कॉलम में लिखना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव है। इसके अंतिम उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड / लैक्टिक एसिड / अल्कोहल हो सकते हैं। ऊर्जा जल्दी उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उदाहरण के लिए लिखेंगे बैक्टीरिया और पेशी कोशिकाएं। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन और इसका आंसर सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 2 और उसका उत्तर नोट करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है बच्चों कि बिना समझे किसी भी लाइन को अपनी नोटबुक में आप नहीं लिखेंगे। आपको जब उसका मतलब समझ में आएगा तभी आप लिखेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको पॉइंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्या करना है? मुझसे प्रश्न पूछना है या आपको अपना डाउट जो है वो क्लियर करना है उसी समय पे। आई थिंक आप सभी बच्चों ने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 ये नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? अक्सर आप सभी ने महसूस किया होगा
कि जब हम आंधी में जाते हैं, मतलब कभी बहुत तेज हवाएं चल रही हो या आंधी आ गई हो या धूल भरी आंधी आ गई हो या ऐसी तेज हवा चल रही हो जिसमें धूल या मिट्टी के कण भी उड़ रहे हो हवा के साथ, तो उस समय पे हम, क्योंकि सांस तो हम निरंतर लेते रहते हैं, तो सांस हम लेते हैं लेकिन उस टाइम में हमें छींक आने लगती है और हम फिर क्या बोलते हैं कि मतलब अमुक व्यक्ति या मैं, हम एलर्जिक हैं धूल से, हमें एलर्जी है धूल से। ऐसा आपने सामान्य तौर पर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, लेकिन इस प्रश्न के पीछे उत्तर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको आज क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। तो सभी बच्चे सबसे पहले प्रश्न नोट करेंगे। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? उत्तर लिखेंगे। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। पूर्ण विराम। कभी कभी यह कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब यह ही गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं और हमें छींक आती है। आई होप कि सभी बच्चों को प्रश्न समझ में आ गया होगा और प्रश्न का उत्तर भी सभी बच्चे समझ करके ही लिख रहे होंगे। बिना समझे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से बार बार कि बिना समझे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये कि जब भी आपको कोई डाउट होगा तो आपको उसी समय पे चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके मुझसे प्रश्न पूछना है और साथ के साथ अपने प्रश्न के उत्तर को क्लियर करना है। मतलब आपको केवल कॉपी नहीं करना है बोर्ड से देख करके, बल्कि समझते हुए उसको लिखना है, क्योंकि आपको इस क्लास को खत्म करने के बाद में रटने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। समझ के लिखेंगे तो रटने की कोई नीड ही नहीं होगी। प्रश्न देख रहे हैं सभी बच्चे। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? उत्तर में लिखेंगे, छींकने से, छींकने का मतलब क्या है? छींकने से अवांछित कण, मतलब ऐसे कण जो हमें, जिनकी हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी धूल के कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी यह कण, नासा गुहा का मतलब नेजल कैविटी, नासा गुहा का मतलब क्या होता है? नेजल कैविटी। प्रश्न संख्या है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? उत्तर में लिखेंगे, छींकने से अननेसेसरी जो कण है वो हमारे नाक से वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब भी मैंने आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताया था तो मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स में बताया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले आपके नाक के बारे में बताया था और उसके पीछे मौजूद नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा के बारे में बताया था। और मैंने ये बताया था कि नेजल कैविटी में म्यूकस प्रेजेंट होता है और छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। तो जो म्यूकस और छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं वो हमारे शरीर के लिए नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं, प्राकृतिक छन्नी का काम करते हैं, जिससे धूल के कण फंस करके छींक के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी हमारे बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना समझे आपको नोट नहीं करना है। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आपको चैट के माध्यम से हाथ खड़े करके तुरंत इस प्रश्न का उत्तर पूछना है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं, केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी यह कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। अगला, तब यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं। अब बाई चांस कभी क्या हो कि आपने बहुत छन्नी लगाई फिर भी कोई कण जो है धूल का वो हमारे शरीर के अंदर चला गया, अब क्या होगा? क्योंकि जो नेजल कैविटी है, जो नासा गुहा है, उसके अंदर की परत जो है वो बहुत नाजुक होती है, कोमल होती है। तो जैसे ही अंदर एंट्री करती है कोई अननेसेसरी पार्टिकल तो वो उत्तेजित हो जाती है और हमें
छींक आने लगती है ना। इस प्रश्न का उत्तर एज इट इज आपको लिखना है और समझ में ना आने पर मुझसे प्रश्न भी पूछना है। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 3 और उसका उत्तर, और समझ में ना आने पर आप अपना डाउट चैट के माध्यम से अभी के अभी तुरंत क्लियर कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी बच्चों से कि बिना समझे किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है। नो नीड टू कॉपी एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बिना समझे किसी भी शब्द को बोर्ड से कॉपी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको इसी सेशन में पूरा पॉइंट समझ करके तब इसको कॉपी करना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 की हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 4। सबसे पहले प्रश्न समझेंगे, उसके बाद ही हम उत्तर। प्रश्न संख्या 4 कहता है 3 परख नलियां लीजिए, यानी कि 3 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए, यानी 3/4 भाग जल से भर लीजिए। इनमें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए, यानी मार्क कर लीजिए, और हर एक परख नली पर ए, बी और सी अलग अलग निशान लिख दीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए। बारिश के दिनों में आपने बहुत बार एक ऐसा जीव देखा होगा जो अंदर से तो बहुत स्पॉन्जी होता है, लेकिन ऊपर से एक शेल टाइप की कवरिंग होती है उसके ऊपर। तो परख नली ए के अंदर हाथ से नहीं छूना है, उसको किसी कागज पे चढ़ा करके और उसमें डाल देना है। परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए, यानी कि कोई पानी में होने वाला पौधा रखिए। और परख नली सी जो है उसमें एक घोंघा और एक पादप दोनों रखिए। मतलब जो सी नंबर वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें आप पानी में होने वाला कोई पौधा भी डाल दीजिए और उसमें एक घोंघा भी डाल दीजिए। अभी 3 अलग अलग परख नलियां ली हैं आपने, उसमें 3/4 यानी कि 3/4 भाग जल से भर दिया, यानी कि थोड़ा 1/4 खाली छोड़ दिया है और 3 भाग उसका पानी से भर दिया है। इसमें ए, बी, सी का निशान लगा दिया है। ए में केवल घोंघा रखा है, बी में केवल एक पानी में होने वाला कोई पौधा, और सी में पौधा और घोंघा दोनों, तीनों अलग अलग तरीके के तैयार हो गए परख नलियां। अब किस परख नली में, प्रश्न अब आया है आपके सामने, किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। यानी कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इन तीनों परख नलियों में कौन सी परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होगी कौन सी परख नली में। प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तब हम उत्तर की तरफ आगे मूव करेंगे। प्रश्न संख्या 4, सभी बच्चों को प्रश्न आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो उसको समझ करके आप उसको नोट जरूर करेंगे। प्रश्न को भी नोट आपको करना है और उसके बाद इसका उत्तर भी। उत्तर में लिखेंगे परख नली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी क्योंकि उसमें केवल घोंघा है। अब उसका कारण लिखना है, तो क्या लिखेंगे, घोंघा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। परख नली बी में जलीय पादप है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो परख नली बी जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। और परख नली सी में क्या होगा, परख नली सी में जलीय पादप और घोंघा दोनों ही हैं। तो घोंघा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगी, परख नली संख्या ए में। मान लीजिए यहाँ पे 3 परख नलियां हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे 3/4 भाग तक पानी भर दिया गया।
ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी पानी भर दिया गया है। अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे ए में एक घोंघा सा रख दिया गया, समझ लीजिए। मान लीजिए ये है घोंघा। बी में क्या है आपका, घोंघा भी है और एक पौधा भी है। नहीं, बी में क्या है, बी में आपका घोंघा और पौधा दोनों नहीं है, बी में केवल आपका पौधा ही है। अब सही है, क्लियर है। देख रहे हैं, ए में आपको घोंघा मिल रहा है, बी में केवल पौधा है और सी में घोंघा और पौधा दोनों है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, घोंघा जो है जो एक प्रकार का जीव है। ठीक है, घोंघा क्या है, एक प्रकार का जीव है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे घोंघा ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहा है ना। तो मात्रा जो है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पौधे में ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया हो रही है। तो फाइनली क्या बन रहा है, ऑक्सीजन ही एंटर हो रही है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जा रही है तो ऑक्सीजन ही बन भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और ये क्या है, परखनली सी में जलीय पादप और घोंघा दोनों ही है। तो घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इससे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगी, परखनली संख्या ए में होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप अभी चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तीनों परखनलियों वाला आपको एक्टिविटी समझ में आया बच्चों? प्रश्न जो पूछा गया वो समझ में आया? प्रश्न क्या पूछा गया कि 3 परखनलियां ली गई, हर एक को 3 भाग तक पानी से भर दिया गया। इसमें ए, बी और सी चिन्हित किया गया। परखनली ए में केवल घोंघा रखा गया, परखनली बी में कोई पानी में होने वाला पौधा रखा गया, और परखनली सी में एक घोंघा यानी एक जीव और एक पादप दोनों रखा गया। अब किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न को आपने इलेबोरेट करके भी बताया और डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको उसको समझा दिया। आई होप कि आप सभी को समझ में ज़रूर आ गया होगा। सारा फोकस केवल समझने पर है, बिना समझे आपको कुछ भी कॉपी बोर्ड से करके अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। जब समझ में नहीं आए तो आपको प्रश्न पूछना है लिखने से पहले। उत्तर में देखेंगे आप, परखनली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, क्योंकि उसमें केवल पौधा है, सॉरी केवल घोंघा है, यानी कि केवल जीव है जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहा है। घोंघा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। परखनली बी में क्या हाल है कि जलीय पादप है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए परखनली में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी। और परखनली सी में क्या है, परखनली सी में जलीय पादप और घोंघा दोनों ही हैं। घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड परखनली ए में होगी। ये प्रश्न आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सभी बच्चों ने प्रश्न संख्या 4 और उसका उत्तर नोट किया। प्रश्न संख्या 4 जो आपका 3 परखनलियों वाला प्रयोग कराया गया एक्टिविटी, और उसका उत्तर। आशा करती हूँ सभी बच्चों को एटलीस्ट प्रश्न समझ में आया होगा।
प्रश्न आपने समझ लिया है तो उसका उत्तर भी आपको समझ में आया होगा और उसका जो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है वो भी आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये कुछ आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाने वाला प्रश्न है। ये भी रेस्पिरेशन में कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के क्लियर हैं और उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आपके सामने हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क पूछा गया है आपसे, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके ऑप्शन नंबर 1 है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है क्लोमों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है श्वास रंध्रों द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है त्वचा द्वारा। तो तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच की बात हो रही है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत ब्रीफ में समझाया था और कॉकरोच का बहुत जूम डायग्राम आपको दिखाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि नलिकाओं से, पतली पतली नलिकाओं की जालवत संरचना होती है कॉकरोच के शरीर के अंदर, जिसमें श्वास रंध्र होते हैं, है ना। और उन्हीं श्वास रंध्रों से तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश कर जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 श्वास रंध्रों द्वारा सही है। तो प्रश्न क्या है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों द्वारा। ये आपका प्रश्न संख्या 5 का सही भाग है। प्रश्न क्या है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा यानी लंग्स के द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट गलत है, लंग्स पॉसिबल ही नहीं है, लंग्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं कॉकरोचेस में। क्लोमों द्वारा, क्लोम भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। क्लोम किसके अंदर होते हैं, मछलियों में पाए जाते हैं, गिल्स और क्लोम्स। श्वास रंध्रों द्वारा आपका, जैसे मान लो ये कॉकरोच है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरीके की जाल, ऐसे ऐसे जाल होता है। तो यहाँ नीचे की साइड में यहाँ पे ऐसे छिद्र होता है, ऐसे यहाँ से पूरी एयर अंदर को एंटर कर जाती है। तो इन रास्तों से ये जो है ये श्वास रंध्र है, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का। श्वास रंध्रों द्वारा उत्तर जो है आपका ये एकदम सही उत्तर है। ये आपका सही उत्तर है। बच्चों आज की क्लास में ये वाला सेशन में आपने प्रश्न संख्या 4 तक किया। आई होप कि बिना समझे नहीं लिखा होगा, समझ करके आपने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। प्रश्न संख्या 5 में आपका एक भाग मैंने कराया, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों के द्वारा। अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन से जुड़ने के लिए और अच्छे से बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।